तो आज की इस चर्चा में, इस डीप डाइव में हम कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन उतने ही गहरे सवालों पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है ना, जो एजुकेशनल और ज्योग्राफी के डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं, वो सच में आपका नजरिया बदल सकते हैं। हाँ, क्योंकि आज हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि आखिर हमें मानव समाज को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, और दूसरी बात ये कि इंसान ने इस गोल पृथ्वी को एक फ्लैट कागज पर कैसे उतारा, और समय को बिल्कुल एग्जैक्ट नापने का तरीका कैसे ढूंढ निकाला। एग्जैक्टली। पर इस डीप डाइव की शुरुआत में ना एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है, मतलब एक पैराडॉक्स है 21वीं सदी का, जिस पर मैं सोच रही थी। कैसा पैराडॉक्स? देखिए, आज हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। हम स्पेस में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, एआई यूज कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे कोने में बैठे लोगों से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ युद्ध अभी भी चल रहे हैं। हाँ, वही युद्ध है, एनवायरनमेंट का संकट है, समाज में इतना टेंशन है, मतलब टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल गए, पर एज अ सोसाइटी इंसान आज भी उन्हीं पुरानी उलझनों में फंसा हुआ है। ये बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है, और एक्चुअली यहीं पर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सबसे बड़ा रोल आता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो फिजिक्स या केमिस्ट्री बहुत प्रिडिक्टेबल हैं। मतलब उनके रूल्स फिक्स होते हैं। हाँ, लैब में 2 केमिकल्स मिलाओगे तो क्या रिएक्शन होगा, ये 100% तय है। लेकिन सोशल साइंस कोई एग्जैक्ट या भविष्यवाणी करने वाला साइंस नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। वही तो, इंसान का दिमाग, उसकी भावनाएं, उसकी हिस्ट्री, इन सब में इतनी डाइवर्सिटी है कि आप कोई एक मैथ का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो फिर इसको पढ़ने का फायदा क्या है अगर फॉर्मूला ही नहीं है? फायदा यह है कि इसका मकसद रटे रटाए जवाब देना नहीं है। इसका मकसद है सही सवाल पूछना सीखना। समाज शांति से कैसे रहे, हम बेहतर फ्यूचर कैसे बनाएं, ये सोर्सेज बताते हैं कि सोशल साइंस इन्हीं चीजों की फ्रेमवर्क तैयार करता है। ये फ्रेमवर्क वाली बात डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। इन्होंने सोशल साइंस को 5 मेन पिलर्स में बांटा है। हाँ, वो 5 पिलर्स। 1 मिनट मैं गिनाती हूँ। पहला है भारत एवं विश्व यानी भूगोल, फिर अतीत के चित्रपट जो हिस्ट्री है, तीसरा हमारी कल्चरल हेरिटेज, चौथा गवर्नेंस और डेमोक्रेसी, और 5वां इकोनॉमी यानी आर्थिक जीवन। राइट। और इन 5 की सबसे खास बात यह है कि ये अलग अलग डब्बे नहीं हैं। जैसे दूसरे पिलर को ही ले लीजिए, अतीत के चित्रपट। लोगों को लगता है हिस्ट्री बस डेट्स और राजाओं की लड़ाइयाँ हैं। बोरिंग सा सब्जेक्ट। हाँ, लेकिन स्रोत सामग्री कहती है कि हिस्ट्री एक्चुअली एक कैनवास है, एक आईना है जो प्रेजेंट को डिकोड करता है। मतलब आज जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी जड़ें पास्ट में है। बिल्कुल। रोम का पतन हो या पुरानी सभ्यताओं का गिरना, इससे हम सीखते हैं कि पावर का नशा या रिसोर्सेज को ओवर यूज करना कैसे किसी भी बड़ी सोसाइटी को खत्म कर सकता है। तो बेसिकली हिस्ट्री पास्ट नहीं, प्रेजेंट की मैनुअल है। और एक और चीज जो मुझे पढ़कर बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो थी इंटरडिसिप्लिनैरिटी, यानी विषयों का आपस में जुड़ना। हाँ, मतलब लोग सोचते हैं कि ज्योग्राफी की बुक में एंशिएंट तमिल पोएम्स क्यों हैं? हाँ, या इकोनॉमिक्स के चैप्टर में त्योहारों का क्या काम? ओह, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अगर हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखें ना, जैसे दिवाली का त्योहार ले लीजिए। हाँ, दिवाली तो एक कल्चरल और रिलीजियस इवेंट है। देखने में वैसा ही लगता है, लेकिन अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा इंजन है। दिवाली आते ही मार्केट में डिमांड बढ़ती है, छोटे कारखानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक की सप्लाई चेन मूव होती है। और इसमें ज्योग्राफी कैसे आती है? ज्योग्राफी ऐसे आती है कि पुराने जमाने में ये त्योहार फसल की कटाई या मौसम पर डिपेंड करते थे। लोग ज्योग्राफी के हिसाब से तय करते थे कि कब मेले लगेंगे, कब व्यापार होगा। वाह। और हिस्ट्री बताती है कि ये त्योहार टाइम के साथ इवॉल्व कैसे हुए हैं। तो देखा जाए तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ये सच में नजरिया बदलने वाला कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ कनेक्टेड है। अब थोड़ा समाज से शिफ्ट होकर ना उस जमीन की बात करते हैं जिस पर ये समाज बसा है, यानी ज्योग्राफी और मैप्स। मैप्स का एवोल्यूशन तो खुद में एक मैजिक है। सच में। अब कोई सोचे कि किसी नए शहर में बिना गूगल मैप्स या किसी फिजिकल मैप के रेलवे स्टेशन से मार्केट जाना हो तो नामुमकिन सा है। हाँ, तो मैप एक तरह का गाइड है जो इतनी बड़ी दुनिया को एक छोटे से कागज पर ले आता है। और डॉक्यूमेंट्स में बताया है कि इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स, यानी दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। राइट। स्केल के बिना तो मैप बस एक ड्राइंग है। बिल्कुल।
एक बड़ा शहर आपको कागज पर दिखाना है तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर जमीन के 1 किलोमीटर के बराबर होगा। ये स्केल होता है। और डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। लेकिन मुझे ना सबसे फैसिनेटिंग वो तीसरा हिस्सा लगा, सिंबल्स। सर्वे ऑफ इंडिया वाले सिंबल्स? हाँ, मतलब सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स तय किए हुए हैं। रेलवे लाइन के लिए अलग डिजाइन, पक्की सड़क के लिए अलग, मंदिर के लिए अलग। और पता है, इसके पीछे सिर्फ सुविधा नहीं थी, पावर थी। एग्जैक्टली। हिस्टोरिकली अगर किसी सरकार के पास नक्शे और सटीक सिंबल्स हैं तो वो आसानी से कंट्रोल कर सकती थी। टैक्स कहाँ से लेना है, सेना कहाँ से जाएगी, नक्शे एडमिनिस्ट्रेशन का टूल थे। पर एक मैप की एक बहुत बड़ी साइंटिफिक लिमिट भी तो होती है। लिमिट? कैसी लिमिट? देखिए, हमारी पृथ्वी फ्लैट टेबल तो है नहीं, ये गोल है और पोल्स पर थोड़ी चैप्टी है। ओ, वो ऑरेंज पील वाला एग्जाम्पल। हाँ, आप ही बताइए, अगर एक संतरे का छिलका उतारकर उसे टेबल पर बिल्कुल फ्लैट करना हो तो क्या होगा? वो तो पक्का टूट जाएगा या किनारों से स्ट्रेच हो जाएगा। एग्जैक्टली। यही प्रॉब्लम अर्थ के 2D मैप के साथ आती है। जब हम गोल पृथ्वी को पेपर पे बनाते हैं तो ध्रुवों के पास यानी पोल्स के पास वाले इलाके अपने एक्चुअल साइज से बहुत बड़े या डिस्टॉर्टेड लिखते हैं। हाँ, जैसे मैप में ग्रीनलैंड कितना बड़ा दिखता है जबकि एक्चुअल में उतना नहीं है। वही तो। इसी डिस्टोर्शन को ठीक करने के लिए ग्लोब का आविष्कार हुआ। ग्लोब अर्थ का एग्जैक्ट 3D रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें एक फैक्ट और जुड़ता है जो सच में हैरान करता है। आर्यभट्टा वाला फैक्ट ना, मैं वही सोच रही थी। हाँ, आज से करीब 1500 साल पहले हमारे महान गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्टा ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टिया में क्लियर लिखा था कि पृथ्वी गोल है और स्पेस में बिना किसी सपोर्ट के टिकी है। और ये भी बताया था कि वो अपने एक्सिस पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। सोचिए, 5वीं सदी में जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग पृथ्वी को फ्लैट मानते थे, हमारा एंशिएंट साइंस कितना एडवांस था। सच में बहुत एडवांस था। अच्छा, अब अगर हमारे पास ग्लोब आ गया है, पृथ्वी की एग्जैक्ट शेप आ गई है, पर ग्लोब पर कोई छोटी सी जगह, मान लीजिए किसी का घर या कोई जंगल ढूंढना हो, तो कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए साइंटिस्ट ने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, जिसको हम एक चेस बोर्ड की एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, चेस बोर्ड वाला एनालॉजी परफेक्ट है। जैसे चेस बोर्ड पर रोज और कॉलम्स होते हैं। अगर मुझे अपना प्यादा चलना है तो मैं कहूंगी G4 से मूव करो, तो एक एग्जैक्ट डब्बे का पता चल जाता है बिना किसी कंफ्यूजन के। अर्थ के लिए भी सेम वही ग्रिड सिस्टम यूज होता है, जिसे हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं, यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो पहले लैटिट्यूड्स की बात करते हैं। अगर ग्लोब को देखें तो बिल्कुल बीच में इक्वेटर है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर। उसके पैरेलल जो आड़ी रेखाएं हैं पोल्स तक, वो लैटिट्यूड्स हैं। और इन लैटिट्यूड्स का सीधा कनेक्शन हमारे क्लाइमेट से है। वो कैसे? देखिए, इक्वेटर के पास सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, तो वहां हमेशा गर्मी होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। पर जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे, किरणें तिरछी हो जाती हैं और मौसम ठंडा होने लगता है। यानी इन इमेजिनरी लाइंस से हमें ना सिर्फ नॉर्थ साउथ पोजीशन मिलती है, बल्कि वहां का मौसम कैसा होगा ये भी पता चल जाता है। बिल्कुल, लेकिन किसी एग्जैक्ट पॉइंट को ढूंढने के लिए सिर्फ आड़ी लाइन काफी नहीं है, हमें खड़ी लाइन भी चाहिए। लॉन्जिट्यूड्स, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आती हैं, और जहां एक लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड एक दूसरे को काटते हैं, बस वही हमारा एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट होता है। पर लॉन्जिट्यूड्स की कहानी बस डायरेक्शन ढूंढने तक नहीं है, इसमें बहुत बड़ा हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एंगल भी है। ओह, आप ग्रीनिच की बात कर रहे हैं? हाँ, आज पूरी दुनिया 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन के लिए लंदन के पास ग्रीनिच को मानती है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट रिवील करते हैं। हाँ, कि 1884 में ग्रीनिच को स्टैंडर्ड बनाया गया, लेकिन उससे सदियों पहले भारतीय खगोल विज्ञान में उज्जैन को दुनिया की मध्य रेखा यानी प्राइम मेरिडियन माना जाता था। सोचिए, 1500 साल पहले वराहमिहिरी ने वहां काम किया था। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में क्लियर लिखा है कि उज्जैन पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर रेफरेंस पॉइंट पर है। फिर ये उज्जैन से ग्रीनिच कैसे पहुंच गया? यही तो पावर का गेम है। ये कोई नेचुरल फिजिक्स थोड़ी थी कि लाइन यहीं से जाएगी। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर था। समंदरों पर उनका कंट्रोल था। तो उनके जहाज ग्रीनिच ऑब्जर्वेटरी के चार्ट्स यूज करते थे? राइट। तो जब 1884 में कॉन्फ्रेंस हुई दुनिया का टाइम सेट करने के लिए, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। ग्लोबल पावर बैलेंस ने तय कर दिया कि दुनिया का 0 डिग्री लंदन से गुजरेगा। ये दिखाता है कि मैप और साइंस भी कभी-कभी पॉलिटिक्स और पावर के हिसाब से बनते हैं। ये बहुत गहरा पॉइंट है। बिल्कुल। अच्छा,
अब इन लॉन्जिट्यूड लाइंस का एक और बड़ा रोल है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा, टाइम यानी समय की कैलकुलेशन। टाइम और लॉन्गिट्यूड्स का तो बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। हाँ, इसका बड़ा सिंपल सा मैथ है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है और एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। और क्योंकि वो गोल है, इसलिए एक चक्कर का मतलब हुआ 360 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करें तो आता है 15 डिग्री, यानी अर्थ एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी पर हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर आगे बढ़ने पर टाइम में 1 घंटे का फर्क आ जाता है। और क्योंकि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट घूमती है तो ईस्ट में टाइम हमेशा आगे होता है। एग्जैक्टली। और इस साइंटिफिक फैक्ट का ना एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सोर्स मटेरियल में है। वो असम और गुजरात वाला। राइट? हाँ, सोचिए, दो दोस्त फोन पर बात कर रहे हैं। एक असम के तिनसुकिया में है, जो इंडिया के एक्सट्रीम ईस्ट में है, और दूसरा गुजरात के पोरबंदर में, एक्सट्रीम वेस्ट। दोनों के बीच करीब 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। तो मैथ्स के हिसाब से 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, तो 30 डिग्री मतलब पूरे 2 घंटे का फर्क। वाओ! इसका मतलब असम वाले दोस्त के वहां शाम ढल चुकी है, अंधेरा हो गया है, लेकिन गुजरात वाले दोस्त के वहां अभी भी धूप खिली हुई है। दोनों एक ही देश में हैं, लेकिन लोकल टाइम यानी सूरज की पोजीशन के हिसाब से टाइम में 2 घंटे का गैप है। पर एक बात सोचिए, अगर हर शहर ऐसे अपने सूरज के हिसाब से टाइम सेट कर लें, तब तो हल्ला मच जाएगा। मतलब अगर मुझे असम से ट्रेन पकड़कर गुजरात आना हो, तो रेलवे टाइम टेबल कैसे बनेगा? बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। ट्रेन छूटना पक्का है। और इसी कंफ्यूजन को रोकने के लिए स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय का कॉन्सेप्ट आया। हाँ, 19वीं सेंचुरी में जब ट्रेन्स आईं, तब उनको स्टैंडर्ड टाइम बनाना ही पड़ा। इंडिया ने तय किया कि हम देश के बीच से निकलने वाली एक लाइन को बेस मानेंगे, जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना। यूपी के मिर्जापुर के पास से गुजरती है ना ये। हाँ, और वही हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST है, जो ग्रीनिच से 5.5 घंटे आगे है। इंडिया तो फिर भी ठीक है, एक टाइम जोन से काम चल गया। पर उन देशों का क्या जो बहुत मैसिव हैं, जैसे रशिया। मैं पढ़ रही थी, रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। और अमेरिका में 6 हैं। फ्रांस की टेरिटरीज मिला लें तो और भी ज्यादा। मतलब अगर कोई रशिया में ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर ट्रैवल कर रहा है, तो उसे अपनी घड़ी 10 बार सेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हर थोड़ी दूर पर टाइम जोन बदल जाता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, इसलिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की ये मैथ इतनी इंपॉर्टेंट है। और इस सारी मैथ में एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो मुझे सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। समय यात्रा वाली लाइन। हाँ, ये 0 डिग्री ग्रीनिच के ठीक उल्टे तरफ 180 डिग्री पर पैसिफिक ओशन के बीच से निकलती है। यहां से नया दिन शुरू होता है। अगर आप शिप या फ्लाइट से इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो पूरी डेट ही बदल जाती है। अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन कम हो जाता है ना। और वेस्ट की तरफ आएंगे तो एक दिन ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आपने लाइन संडे को क्रॉस की, तो उस तरफ पहुंचते ही मंडे होगा। ये इतना माइंड बेंडिंग है। पर इस लाइन की एक और मजेदार बात है, ये सीधी नहीं है बाकी लॉन्गिट्यूड्स की तरह, ये जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी। हाँ, उसे जानबूझकर टेढ़ा किया गया है ताकि वो किसी देश या आइलैंड ग्रुप के बीच से ना गुजरे। सोचिए, अगर किसी छोटे से देश के बीच से ये लाइन निकल जाती, तो एक ही देश के आधे हिस्से में संडे होता और आधे हिस्से में मंडे। लोग संडे की छुट्टी मना रहे होते और दूसरे हिस्से में लोग ऑफिस में मंडे की मीटिंग कर रहे होते। इकोनॉमी और बैंकिंग के लिए तो नाइटमेयर बन जाता। इसलिए उन्होंने मैप पर लाइन को ही समुद्र में मोड़ दिया। ये दिखाता है कि हमने अपनी सुविधा के लिए नेचर को मैथ में कैसे ढाल लिया है। बिल्कुल। तो आज हमारी इस डीप डाइव चर्चा से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। एक तरफ सोशल साइंस, जो हमें इंसानी नेचर और हिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व करना सिखाता है, और दूसरी तरफ वो मैप और टाइम का ग्रिड, जिसके बिना ये मॉडर्न दुनिया एक दिन नहीं चल सकती। एंशंट आर्यभट्टा और वराहमिहिरा से शुरू होकर ग्रीनिच और जिगजैग डेटलाइन तक ये सफ़र दिखाता है कि इंसान की अंडरस्टैंडिंग वक्त के साथ कितनी इवॉल्व हुई है। इन सब को देखकर मेरे दिमाग में ना एंड में एक बड़ा फिलोसॉफिकल सा सवाल आ रहा है। कैसा सवाल? हमने देखा कि उज्जैन से हटकर दुनिया का टाइम सेंटर लंदन का ग्रीनिच बन गया, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल और नेवल पावर उनके पास थी। हाँ, हिस्ट्री और पावर का डायरेक्ट असर रहा है टाइम पर। अब सोचिए, आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी रखते हैं कि कल को इंसान मार्स पर जाकर बस जाएगा या सोलर सिस्टम में हमारी आबादी फैलेगी। तो उस मल्टी प्लैनेटरी सोसाइटी में समय का सेंटर क्या होगा? क्या अर्थ का टाइम पूरे स्पेस का स्टैंडर्ड बनेगा,
या आगे चलकर पावर बैलेंस शिफ्ट होने पर हमें स्पेस में कोई नया सेंटर बनाना पड़ेगा? एक तरह का गैलेक्टिक ग्रीनविच। एग्जैक्टली एक गैलेक्टिक ग्रीनविच जो सिर्फ एक प्लैनेट का नहीं बल्कि पूरे स्टार्स और प्लैनेट्स का टाइम फिक्स करेगा। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिस पर हम सब खुद बैठकर डीप सोच विचार कर सकते हैं।